बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि ये बेंजीन की रिएक्शन हमने पिछले स्लाइड्स में भी, पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे। तो स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के बुनियादी तौर पर तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। फिर उसके बाद सेकंड टाइप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो थर्ड टाइप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये सेकंड टाइप कंटिन्यू है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है और उसके नतीजे में मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। अब ये ऑक्सीडेशन ऑफ द साइड चेन है। ऑक्सीडाइज ऑफ द साइड चेन का मतलब क्या है कि इसमें बेंजीन के साथ अगर कोई भी अल्काइल का ग्रुप अटैच हो और इसके साथ आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ये मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और ये भी याद रखना है कि जब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपस में रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में एटॉमिक या नेसेंट ऑक्सीजन के एटम बनते हैं और वो फिर साइड चेन की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। तो इसमें ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर साइड चेन कोई भी हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, या कोई भी साइड चेन अल्काइल ग्रुप अटैच हो यहाँ पे बेंजीन के साथ, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है और वो बेंजोइक एसिड। कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इससे ऑक्सीडेशन के नतीजे में बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसके अलावा आप देखें कि जब हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो आगे क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, जैसे मैंने आपको कहा टाल्वीन की ऑक्सीडेशन हो जाए तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट टाल्वीन इनटू बेंजोइक एसिड? तो बस सिंपल, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके नतीजे में आगे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इथाइल का ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो भी होगा उसकी जब आप एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे कंपाउंड प्रोडक्ट एक ही बनेगा और वो क्या है? बेंजोइक एसिड बनेगा। हाँ, इसमें यह कि एक कार्बन ऑक्सीडाइज होकर एसिड का ग्रुप बना लेगा और दूसरा कार्बन ऑक्सीडाइज होकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। अगर साइड चेन फॉर एग्जांपल इसमें आप दे रहे हैं, ये पैराजाइलिन है। जाइलिन किसको कहते हैं? बेंजीन के साथ अगर एक मिथाइल का ग्रुप अटैच हो तो इसको टाइलिन कहते हैं, जैसे ये आपको ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन अगर बेंजीन के साथ दो मिथाइल के ग्रुप अटैच हो तो इसको जाइलिन कहते हैं। और फिर ये भी आप लोग देख रहे हैं कि इनकी पोजीशन क्या है? पैरा, तो इसको पैरा जाइलिन कहते हैं। ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो दो एसिड के ग्रुप बनेंगे, तो इसके नतीजे में टैलिक एसिड बन जाएगा। तो इसी तरह ये सारे रिएक्शन जो है ये कन्वर्जन की हालत में भी आ सकते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन की हालत में भी ये आ सकते हैं। तो आपने दोनों एंगल से इसको स्टडी करना है, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल, आप जैसे जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो आमतौर पर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव सेंटर, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी स्पीशीज भी है जिनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं। उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लिहाजा उनको जहां भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वहां पर वो अटैक करके इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। अब जितने आप इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आगे जितने आप पढ़ेंगे उसमें एक बहुत बड़ी आसानी क्या है? एक बहुत बड़ी आसानी उसमें यह है
कि उन तमाम रिएक्शन में एक ही मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, जैसे यही मैकेनिज्म तकरीबन सब में यूज होगा। क्योंकि ई पॉजिटिव क्या है, ये जर्नल इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसकी जगह आ सकता है। तो ये जर्नल मैकेनिज्म समझना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, वो एन पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है, एन पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच हो जाएगा, यानी ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को मिल जाएंगे, और इस कार्बन के साथ अगर ये बॉन्ड बना लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चले गए, लिहाजा इस कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ऊपर वाले कार्बन के पास या इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया, लिहाजा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करें, आप इस पे भी कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल आकर इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिहाजा जिधर आप इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेंगे तो पाई बॉन्ड की दूसरी तरफ एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन में कहीं भी किसी भी पोजीशन पर जाकर अटैक कर सकता है, और कहीं भी जाकर ये अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि मैकेनिज्म में इन्होंने यहाँ पे अटैक किया है इस कार्बन के ऊपर, तो इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे आप लोग जानते हैं कि बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन का एटम भी होता है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रोफाइल ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ आकर अटैच हो जाए तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? ये क्योंकि ये सिस्टम अब कंजुगेटेड नहीं रहता। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वो कंजुगेशन खत्म हो गई, डीलोकलाइजेशन खत्म हो गई, लिहाजा इससे जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो भी इंतहाई कम हो जाती है। अब बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी दोबारा कैसे गेन करता है, कैसे ये दोबारा स्टेबल फॉर्म में आता है? तो जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके साथ जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एज अ बेस एक्ट करता है। वो किसके तौर पर एक्ट करता है? एज अ बेस एक्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का नेगेटिव पार्ट जब बेस के तौर पर यहाँ आएगा तो वो यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, H पॉजिटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन की तरफ आ जाएंगे, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी दोबारा बहाल हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो जाएगा। जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो भी नेगेटिव के साथ अटैच होगा और इससे बीच बन जाएगा। तो जितने आप ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे उन तमाम मैकेनिज्म में आप इन दोनों स्टेप्स को लाजिमी याद करेंगे। पहला स्टेप कौन सा है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, और उसके नतीजे में ये एक लोकलाइज सिस्टम बन जाता है, या इससे बेंजीन से कंजुगेशन खत्म हो जाती है। और फिर दूसरे सिस्टम में बेंजीन की रिंग कैसे दोबारा अपनी हालत में आती है, कैसे दोबारा ये रीइंस्टेट होती है? तो इस इलेक्ट्रोफाइल का जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट विल एक्ट एज अ बेस, क्योंकि जैसे आप लोग वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने, बेसिस प्रोटॉन डोनर, वो यहाँ से H पॉजिटिव को अलग कर लेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन की तरफ आ जाएंगे। तो बेंजीन के पाई सिस्टम, इसका जो पाई सिस्टम है या पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा रीइंस्टेट हो जाएंगे, वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। तो जितने आप इसमें आगे फर्दर मैकेनिज्म पढ़ेंगे उन तमाम मैकेनिज्म में सिर्फ आप एक ही पैटर्न जो है उसको शो करेंगे। तो इसी वजह से इसमें वैसे जैसे मैंने आपको बार बार पहले भी बताया है कि मैकेनिज्म का क्वेश्चन लाजिमी पेपर में आता है और ये पेपर का हिस्सा है। हर पुराना पेपर आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म मौजूद होगा, लेकिन सब में एक ही पैटर्न चलता है, एक ही मैकेनिज्म चलता है, लिहाजा इसमें आसानी भी बहुत होती है। फिर मैकेनिज्म में एक चीज आप याद रखें कि मैकेनिज्म में हम जो है ना वो डिटेल नहीं लिखते, इंग्लिश के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते, सारा कुछ हम जो है वो एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एरो की डायरेक्शन जो है वो गलत लिखते हैं,
जैसे आप देखें इस एरो की डायरेक्शन, हालांकि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ आ रहा है, बेंजीन की रिंग नहीं जा रही उस तरफ, लेकिन मैकेनिज्म में जब आप एरो को रिप्रेजेंट करेंगे या एरो से मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लिहाजा एरो की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। इसी तरह बेस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास कम है, लिहाजा इस एरो की डायरेक्शन आप इस तरीके से शो करेंगे। तो एरो की डायरेक्शन जो है वो भी मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इन सारी चीजों का आप बहुत ख्याल रखेंगे। अब देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के की एग्जांपल्स भी हैं और ये रिएक्शन भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, वो नाइट्रेशन का है। और तकरीबन जितने आप इससे रिलेटेड मतलब रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, तो उन सब का एक ही पैटर्न है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप in benzene by substituting hydrogen atom of benzene ring is called nitration। बेंजीन में से अगर आप एक हाइड्रोजन का एटम निकालें और उसकी जगह नाइट्रो का ग्रुप अटैच करते हैं तो इस रिएक्शन को नाइट्रेशन कहते हैं। और नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, वो नाइट्रोबेंजीन बनता है, जैसे आपको नजर आ रहा है। इसमें से ये चीज आप नोट कर लें कि यहां से जो H निकलेगा वो आप अगले स्टेप में देखेंगे, इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा। तो वाटर क्या है, वो एक साइड प्रोडक्ट है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन क्या है, वो मेन प्रोडक्ट है। इसमें आप देखेंगे कि हर रिएक्शन में कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज होता है, तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेशन करने वाला एजेंट कौन सा है, वो नाइट्रिक एसिड है, लेकिन इसके साथ जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला रिएजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसका मैकेनिज्म आप देखें, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के दरमियान रिएक्शन होता है, H और OH का ग्रुप ये वाटर बना देंगे, नाइट्रो का ग्रुप OH के रिलीज होने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा, और यहां से ये H जब OH के पास आकर वाटर बनाता है तो इससे बन जाता है HSO4। तो जब आप बेंजीन की नाइट्रेशन आप करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके नाइट्रो का ग्रुप बना लेते हैं, फिर HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट और इसके साथ वाटर बनता है। अब जैसे मैंने आपको बार बार कहा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो आप खुद देखें कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इसके ऊपर तो चार्ज ही कोई नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले पहले स्टेप में, इस मैकेनिज्म के पहले स्टेप में नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। इस आयन को क्या कहते हैं, NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। तो नाइट्रोनियम आयन कैसे जनरेट होता है, इट इज बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। पहले ये दोनों रिएक्शन करके नाइट्रोनियम आयन जनरेट करते हैं, और नाइट्रोनियम आयन जो है दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। अब जो मैकेनिज्म मैंने आपको जर्नल अभी पिछले स्लाइड में करा दिया, उसी पैटर्न को, उसी चीज को आपने इसमें फॉलो कर देना है। इलेक्ट्रोफाइल, ये नाइट्रोनियम आयन बन गया, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आप सोचे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक कर लेगा, और जिस कार्बन के साथ ये पाई इलेक्ट्रॉन लेकर जिस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, उसका जो एडजेसेंट कार्बन है, पाई बॉन्ड वाला जो एडजेसेंट कार्बन है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये नाइट्रोनियम आयन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, उस ऊपर वाले कार्बन की तरफ चला गया। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन का ऊपर शिफ्ट हो गया, लिहाजा इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव।
तो ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? नाइट्रोनियम आयन है। तो नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे अटैक करके ये एक अनस्टेबल स्पीशी बन जाती है, और ये अनस्टेबल इसी वजह से है कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन, या समझ ले कि जो इसको हम कहते हैं कंजुगेशन भी इसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बेंजीन की स्टेबिलिटी किस वजह से है? रेजोनेंस की वजह से है, कंजुगेशन की वजह से है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है। वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो अगले स्टेप में क्या होगा? अब देखिए यहां से नाइट्रो का ग्रुप अगले स्टेप में आप देख रहे हैं, ये वाटर तो पहले स्टेप में बन गया। अब इससे दोबारा बेंजीन की रिंग कैसे बनेगी? तो इसमें देखिए ये जो HSO4 नेगेटिव है, इट विल एक्ट एज अ बेस। ये यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। H पॉजिटिव इसके साथ मिलेगा तो इससे वापस क्या बन जाएगा? H2SO4। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ आ जाएंगे तो इससे बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। इसमें आप देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है और एरो के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है कि ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट ऐसी स्पीशीज होती है कि वो एंड में वापस आ जाती है। तो ये नाइट्रेशन का पूरा मैकेनिज्म है। कई पेपरों में मैंने नाइट्रेशन का मैकेनिज्म देखा हुआ है। इसके बाद अगले स्लाइड में आप देखें हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में आप लिख सकते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन भी आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें हम आमतौर पर फ्लोरिनेशन नहीं करते, वो आपको पता है बहुत ड्रास्टिक और वायलेंट रिएक्शन होता है। आयोडीनेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल है, एक ये कि वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है, लिहाजा उसकी भी हमें ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। इसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकल जाते हैं और उसकी जगह हेलोजन के एटम आते हैं। जैसे ये रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ शो किया है, H यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन का एक एटम आएगा। H क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ मिलकर साइड प्रोडक्ट बना लेता है HCl। लेकिन ये क्या है? ये साइड प्रोडक्ट है। तो ये क्लोरोबेंजीन इससे बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप ब्रोमीन लिखते हैं तो फिर इसके बाद ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैटलिस्ट जो है वो फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म आप देखें, फेरिक क्लोराइड और क्लोरीन, एक क्लोरीन का एटम नेगेटिव चार्ज के साथ इधर आ जाएगा और इससे ये आयन बनेगा। क्लोरीन का दूसरा एटम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है कि क्लोरीन का एक एटम जब इसके पास आएगा वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर इसके पास आता है, तो दूसरे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, लिहाजा उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है और इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। दोबारा ये चीज आप ज़हन में रखें कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, दोनों क्लोरीन एटम के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन फेरिक क्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लिहाजा इसकी वजह से क्लोरीन का वो बॉन्ड ब्रेक होता है और वो हेट्रोलाइटिक ब्रेक होता है। हेट्रोलाइटिक ब्रेक होने का मतलब है कि एक क्लोरीन का एटम उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके साथ आकर अटैच होता है, और जब उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास आ जाते हैं तो दूसरे क्लोरीन एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है और इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब यही इलेक्ट्रोफाइल वही है, दो स्टेप है। इलेक्ट्रोफाइल आकर पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक कर लेगा और पाई इलेक्ट्रॉन लेकर ऊपर या नीचे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी गई है इसमें ऊपर वाले कार्बन के साथ ये शो किया गया है, तो इस नीचे वाले कार्बन के ऊपर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी ऊपर क्लोरीन के पास या कार्बन के पास चला गया। और अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में फिर ये होता है कि ये जो नेगेटिव आयन है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एज अ बेस एक्ट करेगा, यहां से H निकल जाएगा, ये इस H के निकलने में हेल्प करता है। तो ये H यहां से निकल जाएगा, वो इसके साथ फिर मिलेगा और क्लोरीन का एटम साथ अटैच होगा और पाई इलेक्ट्रॉन, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन की तरफ आ जाएंगे, लिहाजा वो पाई सिस्टम जो है वो दोबारा बहाल होता है। लेकिन ये आयन जब यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन गेन कर लेगा, तो वो इसका क्लोरीन आयन वापस लेकर HCl बना देगा और इसी तरह फिर ये वापस फेरिक क्लोराइड बन जाएगा।
जैसे ये आपको मैंने कहा कि ये कैटलिस्ट है, ये मैंने कहा हुआ है, तो ये कैटलिस्ट वापस रिएक्शन में आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सल्फोनेशन पढ़ेंगे, फिर प्रेडल रिएक्शन आएंगे। तो ये रिएक्शन एक लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश कर ले कि इन मैकेनिज्म की प्रैक्टिस कर ले, तो जहाँ भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है वो फिर आप मुझे बता दें। ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।